welcome to Curvo of Science. अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मिर्जा अक्सम बेग, मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर। आज हम बात करेंगे पंजाब टेक्स्ट बोर्ड 9th न्यू सिलेबस चैप्टर नंबर 4 स्टिशियोमेट्री की बेसिक इंट्रोडक्शन की। सबसे पहली बात बच्चे, ये वर्ड स्टिकोमेट्री है। ये जो ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन है इसकी, वो वर्ड स्टिकोमेट्री है, लेकिन कॉमनली हम इसको स्टिशियोमेट्री भी बोलते हैं। अब इस केमिस्ट्री की इस ब्रांच में हम करते क्या? हम केमिस्ट्री की इस ब्रांच में ये स्टडी करते हैं कि किसी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का आपस में हम कंपैरिजन चेक करते हैं। सबसे पहली बात, अगर हम बात करें इस स्टिकियोमेट्री वर्ड के लफ्जी मतलब की, जिसका लफ्जी मतलब होता है एलिमेंटल मेजरमेंट। ये ग्रीक जुबान का एक लफ्ज है, एलिमेंटल मेजरमेंट। ये ग्रीक जुबान का एक लफ्ज है स्टिकियोन एंड मीट्री। इनका लफ्जी मतलब है एलिमेंटल मेजरमेंट। और केमिस्ट्री की इस ब्रांच में हम लोग एलिमेंट्स का, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का आपस में कंपैरिजन चेक करते हैं। सबसे पहली बात, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट करती हैं, सपोज करें ये केमिकल रिएक्शन था मेरे पास, जिसमें ए और बी ने आपस में रिएक्ट किया और मेरे पास ए टू बी एक सब्सटेंस बन गया। इस केमिकल रिएक्शन में जिन सब्सटेंसेस ने आपस में रिएक्ट किया, दीज आर कॉल्ड एज रिएक्टेंट्स। दो सब्सटेंसेस व्हिच रिएक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड एज रिएक्टेंट्स। और रिएक्टेंट के रिजल्ट में जो न्यू केमिकल स्पीशीज हमारे पास बनती है, दैट इज कॉल्ड एज अ प्रोडक्ट। यहाँ पर बच्चे हम बात करें, इससे पहले कि मैं इसकी डेफिनेशन करूँ, इससे पहले कि हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए या साथ में कोएफिशिएंट्स का इस्तेमाल करते हैं। ये वर्ड सुना वर्ड है, ये हम कॉमनली वर्ड इस्तेमाल करते हैं, कॉमनली हम लोग मैथ्स के अंदर। सपोज करें कि हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखें तो प्रोडक्ट में मेरे पास ए मेरे पास 2 है, जबकि रिएक्टेंट मेरे पास 1 है। तो यहाँ पर मुझे इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड एज अ स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। सबसे पहली बात, स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज यूज्ड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। ये बात ज़हन में रखिएगा, दिस इज यूज्ड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल इक्वेशन को अगर आपने बैलेंस करना हो तो आप स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का इस्तेमाल करते हैं, जो कॉमनली हमारे पास एक डिजिट होता है 1 2 3 4 व्हाटएवर जो भी हो सकता है। अगर बच्चे हम बात करें, अब इसके लफ्जी मतलब से हटके अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, ये केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम करते क्या हैं, हम रिएक्टेंट की अमाउंट जानते हुए प्रोडक्ट की अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं, या प्रोडक्ट की अमाउंट से रिएक्टेंट की अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं। इनका आपस में हम कंपैरिजन चेक करते हैं, और किसी एक की वैल्यू मालूम हो तो हम दूसरे की वैल्यू को, मैथ्स को मालूम कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड एज अ स्टिकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। अगर मैं डिफाइन कर तो बोलूंगा डिटर्मिनेशन और कैलकुलेशंस। डिटर्मिनेशन का वर्ड बोल सकते हैं, या आप कैलकुलेशंस का वर्ड बोल सकते हैं। डिटर्मिनेशन और कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स in a balanced chemical equation is called as stoichiometric calculations in a balanced chemical equation। और बच्चे एक बात ज़हन में रखिएगा कि जब भी हम स्टिकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस का इस्तेमाल करते हैं तो हम कुछ बेसिक अजम्पशंस अपने दिमाग के अंदर एज्यूम करते हैं। वो बेसिक अजम्पशन के, जो हम रिएक्टेंट्स को आपस में रिएक्ट करवा रहे हैं, ये चीज जरूरी है कि तमाम के तमाम रिएक्टेंट, हम ये चीज एज्यूम करें कि तमाम के तमाम रिएक्टेंट्स ने आपस में रिएक्ट किया और प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। सबसे पहले जो अजम्पशन हम एज्यूम करते हैं वो ये है कि 100% ऑफ रिएक्टेंट्स रिएक्टेड, 100% ऑफ रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। ये बात सबसे पहली असम्पशन हम ये अज्यूम करते हैं कि आपके पास ड्यूरिंग स्टिशियोमेट्रिक कैलकुलेशन जितने रिएक्टेंट्स को आपने रिएक्ट करवाया है वो तमाम के तमाम आपके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो। ये पहली बेसिक असम्पशन है। दूसरी बेसिक असम्पशन ये है कि हम ये भी अज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है लेकिन थ्योरेटिकली हम बोलते हैं कि हम ये अज्यूम करते हैं कि कोई साइड रिएक्शन या कोई साइड प्रोडक्ट, मतलब जो चीज मैं बना रहा हूँ उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चीज मेरे पास ना प्रोड्यूस हो, हम ये चीज का भी ख्याल करते हैं। दूसरी इसकी असम्पशन ये है कि नो साइड प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड। जब हम ये दो चीजें, नो साइड प्रोडक्ट ऑब्टेन, कि आपके पास कोई एक्स्ट्रा चीज ऑब्टेन नहीं होगी, नो साइड प्रोडक्ट इज ऑब्टेन, कि आपके पास कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट, आपके काम के अलावा जो प्रोडक्ट है वो आपके पास ऑब्टेन ना हो। ये दो बेसिक असम्पशंस हैं जिनको हम यूज करते हैं ड्यूरिंग स्टिशियोमेट्रिक कैलकुलेशन, जिसको हम स्टिकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ड्यूरिंग
स्टिकोमेट्रिक कैलकुलेशंस, हमारे पास एक लॉ हमें यूज करना पड़ता है और वो लॉ का यूज होना बहुत ज्यादा जरूरी है और वो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि ना तो आप मैटर को तैयार कर सकते हो और ना ही आप मैटर को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, बल्कि इसको मैटर को अपनी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल कोट की कि मेरे पास एक प्रोडक्ट बना A to B, इस A to B को मैंने प्रोड्यूस किया A और B को रिएक्ट करवा कर, मतलब मैंने A और B को रिएक्ट करवा के उसको कन्वर्ट किया A to B की फॉर्म में। मतलब कि मैटर को ना तो आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब तैयार क्रिएट कर सकते हैं, और ना ही बच्चे आप इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बल्कि इसको अपनी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में आप कन्वर्ट करते हैं। ये थी इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन। अब सवाल जहन में ये आता है बच्चों के दिमाग में कि सर स्टिकोमेट्रिक कैलकुलेशंस के दौरान हम कैलकुलेशंस कर लेते हैं, हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का आपस में कंपैरिजन भी देख लेते हैं, लेकिन हमें इस चीज का फायदा क्या है, हमें इस चीज का बेनिफिट क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में हम ये चीज यूज करते हैं कि सपोज करें, मैं आपसे एग्जांपल कोट करता हूं कि मेरे पास सोप इंडस्ट्री में बहुत से रॉ मटेरियल्स का हम इस्तेमाल करते हैं। सपोज के जो बेसिक और प्राइमरी रॉ मटेरियल्स हैं वो बच्चे हमारे पास होते हैं कॉस्टिक सोडा एंड हमारे पास होते हैं फैटी एसिड्स। ये दो हमारे पास जो है ये बेसिक एंड प्राइमरी इंग्रेडिएंट्स हैं सोप एंड सोप इंडस्ट्री के अंदर। अब मतलब ये है कहने का कि अगर सपोज करें कि एक इंडस्ट्री इस चीज पे फोकस कर रही है कि उसने 40 किलोग्राम सोप को प्रोड्यूस करना है, तो जो उसके रॉ मटेरियल हैं लाइक सपोज किया कॉस्टिक सोडा एंड फैटी एसिड्स, दीज आर हाउ मच रिक्वायर्ड, इनकी कितनी अमाउंट हमें रिक्वायर्ड है टू प्रिपेयर द 40 किलोग्राम ऑफ सोप। अगर मैं मतलब सपोज करें, मैं आसान फाज में बोलता हूँ, अगर मैं सोप का 40 किलोग्राम मतलब एक मन में इसको तैयार करना चाह रहा हूँ, तो मैं कितने किलोग्राम या कितने ग्राम या कितनी अमाउंट में कॉस्टिक सोडा की और कितनी अमाउंट में फैटी एसिड की यूज करूंगा। मतलब ये रॉ मटेरियल्स है। रॉ मटेरियल्स एक ऐसी टर्म बोलते हैं जो किसी भी केमिकल, किसी भी चीज को तैयार करने के लिए जो चीजें हमें कॉमनली रिक्वायर्ड होती हैं, दीज आर कॉल्ड एज रॉ मटेरियल्स। मतलब कि मुझे कितने रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड हैं, ये बच्चे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में हमें स्टिकोमेट्रिक कैलकुलेशंस का इस्तेमाल करते हैं। मतलब मैं आसान फाज में बोलूंगा डिटर्मिनेशन ऑफ रॉ मटेरियल्स इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, कि आपको कितनी अमाउंट रॉ मटेरियल्स की रिक्वायर्ड है ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस और पर्टिकुलर केमिकल। हमें नेक्स्ट जो बात करनी है वो बच्चे केमिकल फार्मूला की। सबसे पहली बात, सब्सटेंसेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं जब भी किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर हम उनका कंप्लीट नेम मेंशन नहीं करते। सब्सटेंसेस में हमारे पास तीन चीजें आती हैं, एलिमेंट, आयनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स, जिसे हम फार्मूला यूनिट ऑफ मॉलिक्यूल बोलते हैं। डिटेल से डिस्कस करते हैं इस बात को। अगर बात करें बच्चे हम एलिमेंट्स की बात करें, तो बच्चे एलिमेंट्स की जो एब्रिविएटिव रिप्रेजेंटेशन है दैट इज कॉल्ड एज सिंबल, दैट इज कॉल्ड एज सिंबल। मतलब हम एलिमेंट्स को सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, आपके पास जो नेचर में एलिमेंट्स हैं वो दो किस्म के एग्जिस्ट करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो एग्रीगेट्स ऑफ एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और कुछ हैं डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब इन दोनों में बेसिक फर्क है। एग्रीगेट ऑफ एटम का मतलब ये है कि ऐसे एलिमेंट्स जो कि बहुत सारे एटम का क्लस्टर बनकर इकट्ठे एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे एलिमेंट्स को बोलते हैं एग्रीगेट ऑफ एटम्स। उनके लिए हम बच्चे जब सिंबल पुट करते हैं तो उनका जो सिंबल होता है वो सिंगल सिंबल की, हम उनको सिंगल सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज करें अगर मैं एग्जांपल्स की कोट करूं तो मुझे बोलूंगा कि मेरे पास है कार्बन है, तो कार्बन के बहुत सारे एटम्स इकट्ठे मिलके रहते हैं तो उसका सिंबल है कैपिटल सी। कैपिटल सी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर बच्चे मैं एग्जांपल कोट करूं, मैं कहता हूं मेरे पास है आयरन, तो आयरन को बच्चे हम Fe के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर एक छोटा टेक्निकल पॉइंट, ऐसा एलिमेंट जिसका सिंबल एक वर्ड पे कंसिस्ट करता है तो उसको हम बच्चे कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। अगर किसी एलिमेंट का सिंबल दो वर्ड्स पे कंसिस्ट करता है तो पहला वर्ड कैपिटल लेटर्स में होगा और सेकंड वर्ड जो होगा वो स्मॉल लेटर्स में होगा। लाइक मैंने Fe का सिंबल पुट किया Fe, F कैपिटल लेटर्स में एंड E जो है वो बच्चे हमारे पास है स्मॉल लेटर्स में। और याद रखिएगा कि आयरन का जो सिंबल है ये हम लोगों ने लैटिन वर्ड फैरम से एक्सट्रैक्ट किया। इसी तरह बच्चे मैं एग्जांपल कोड करूं, मैं कहता हूं मेरे पास सोडियम है, सोडियम का सिंबल हमारा होता है Na।
ये बच्चे ये भी एक लैटिन वर्ड है नाइट्रियन, हम वहां से इसका वर्ड हमने एक्सट्रैक्ट किया Na। और भी बहुत से एग्जांपल्स हैं, लेकिन मतलब ये था कि ऐसे एलिमेंट जो कि एग्रीगेट्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं उनको सिंगल एटम देते हैं। मैंने Na2 नहीं बोला, Na3 नहीं बोला कि 3 एटम इकट्ठे रह रहे हैं, हम उनको सिंगल सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर बच्चे हम बात करें दूसरे ऐसे एलिमेंट जो कि डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, अब इनका पॉइंट क्या है? ऐसे एलिमेंट जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, जो नेचर में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, मैं यहाँ पर लिखता हूँ बच्चे बात कि दोज एलिमेंट्स विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो अपनी उस फॉर्म में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे एलिमेंट्स को हम बोलते हैं डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। और याद रखिएगा कि जब भी कोई वर्ड मॉलिक्यूल बोला जाए तो वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। इन दोनों में बेसिक फर्क ये है कि ये बहुत सारे एटम्स इकट्ठे मिलकर रहते हैं और ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। अगर एग्जाम्पल कोड की जाए तो बोलूंगा मेरे पास हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन जो गैस है, वो 2 एटम्स इकट्ठे मिलकर रहते हैं, मतलब उनका सिंबल H2 है। अगर ऑक्सीजन की बात की जाए, ऑक्सीजन का सिंबल O2 है, क्योंकि 2 एटम्स इकट्ठे मिलकर रहते हैं। नाइट्रोजन का N2 है, इसी तरह फ्लोरीन का F2 है। एक छोटा सा एग्जांपल बुक में और कोड की है उसने, ओजोन की उसने बात की है। ओजोन गैस होती है, उसका सिंबल है O3। इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन के 3 एटम्स इकट्ठे मिलकर रहते हैं और ये इंडिपेंडेंट स्टेट है, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। जहां तक बात हमने एलिमेंट की तो मैंने जब बात स्टार्ट की थी मैंने बोला था कि सब्सटेंसेस में 3 चीजें कॉमनली यूज करते हैं, आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड्स भी आते हैं। आइए तो बात हम करते हैं बच्चे जो केमिकल कंपाउंड्स है, अगर हम उनकी बात करें तो मेजरली केमिकल कंपाउंड 2 किस्म के होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स एंड कोवलेंट कंपाउंड्स। बुक में इसके बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन एक्सप्लेन की गई है, हालांकि हम चैप्टर नंबर 3 में डिटेल से इस बारे में बात कर चुके हैं। तो पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं ताकि हम बात को बिल्ड कर सकें। सपोज करें मैं अगर बोल रहा हूं कि आयनिक कंपाउंड है तो इनमें जो बॉन्डिंग होगी वो होगी आयनिक बॉन्डिंग। They have ionic bond in their structure। और अगर हम बात करें बच्चे कोवलेंट कंपाउंड्स की बात करें तो कोवलेंट कंपाउंड्स में जो बॉन्डिंग होती है वो होती है कोवलेंट बॉन्डिंग। और ये बात हम चैप्टर नंबर 3 में डिटेल से बात कर चुके हैं कि आयनिक बॉन्डिंग इज प्रेजेंट बिटवीन ऑपोजिट आयंस। ये बात हम कर चुके हैं कि ये ऑपोजिट आयंस के दरमियान होती है। ये इसलिए होती है कि क्योंकि आयनिक बॉन्ड में एक एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। जो एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उस पर चार्ज पॉजिटिव, मतलब वो केटाइन होता है, पॉजिटिव आयन होता है, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो नेगेटिव आयन होता है, उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। मतलब कि ये ऑपोजिट आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर बच्चे हम बात करें कोवलेंट कंपाउंड की बात करें तो बोलते हैं कि ये बच्चे हमारे पास डिफरेंट एटम्स की फॉर्म में, ये जो केमिकल बॉन्ड है ये डिफरेंट एटम्स के दरमियान होता है। दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज प्रेजेंट इन बिटवीन डिफरेंट एटम्स। अच्छा अगर हम बात करें आयनिक कंपाउंड्स की, अच्छा आयनिक कंपाउंड में और कोवलेंट कंपाउंड में जो सबसे बेसिक और सबसे प्राइमरी डिफरेंस है वो क्या है? आयनिक कंपाउंड नेचर में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, जबकि कोवलेंट कंपाउंड एक मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। आइए एग्जांपल की बात करते हैं। मैं कहता हूं मेरे पास है, सपोज करें सोडियम क्लोराइड, मैं यहां पर एग्जांपल कोट करता हूं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का जब हम क्रिस्टल देखते हैं तो सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में एक सोडियम या एक क्लोराइड नहीं होता। सपोज करें कि मेरे पास यहाँ पर ये सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, तो यहाँ पर बहुत सारे सोडियम और क्लोराइड के आयंस लेयर्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं। मतलब ये एक सोडियम और एक क्लोराइड की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, ये रिपीटेड होते हैं। मैंने यही बात बोली कि आयनिक कंपाउंड नेचर में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। वो छोटे से छोटा यूनिट किसी भी आयनिक कंपाउंड का जो नेचर में इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है, दैट इज कॉल्ड एज फॉर्मूला यूनिट। ये बात बहुत कीमती है, याद रखिएगा। ऐसा छोटे से छोटा रिप्रेजेंटेटिव यूनिट ऑफ आयनिक कंपाउंड जो बार बार आयनिक क्रिस्टल के अंदर रिपीट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज फॉर्मूला यूनिट। और मैंने बात की थी कि जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं ये नेचर में इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर एक बात सिमिलरिटी में आ रही है, मैंने मॉलिक्यूल्स का वर्ड यहाँ भी बोला और मॉलिक्यूल का वर्ड मैंने यहाँ भी बोला, दोनों में डिफरेंस नहीं है, तकरीबन बात सिमिलर है। मतलब वहां पे ये है कि वहां पे कोवलेंट बॉन्डिंग थी, लेकिन दोनों में एक ही पॉइंट है जो हम पहले कर चुके हैं, ये भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं और मैंने यहां भी बोला कि ये भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं। ऐसी कोई भी सब्सटेंस जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती है, दैट इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूल। याद रखिएगा इस बात को। अगर मैं एग्जांपल को दूं, सोडियम क्लोराइड की बात करूं, सोडियम क्लोराइड का जो केमिकल फॉर्मूला है वो है NaCl।
अब ये केमिकल फार्मूला मुझे ये बता रहा है कि आयनिक कंपाउंड के अंदर हालांकि एक सोडियम और एक क्लोराइड तो नहीं है, लेकिन NaCl की जो रेशियो है ना इनके दरमियान वो है 1:1। एक सोडियम और एक क्लोराइड दोनों की जो रेशियो है वो है 1:1। इसी तरह मुझे हम एग्जांपल कोड करें, मैं तो मेरे पास है कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। कैल्शियम क्लोराइड में जो इनकी जो रेशियो है वो है कैल्शियम होता है 1 और क्लोराइड होते हैं 2। अब ये कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसकी क्रिस्टल में एक कैल्शियम और 2 क्लोराइड होंगे, नहीं, मतलब ये है कि अगर 100 कैल्शियम और 200 क्लोराइड होंगे, उनकी रेशियो ये है कि जो आपके पास नंबर ऑफ क्लोराइड्स हैं वो डबल होंगे। हम इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और इनको कॉमनली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। अब ये एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से हम बात करेंगे कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी एग्जांपल्स क्या हैं। लेकिन कॉमनली एक बात ध्यान रखिएगा कि आयनिक कंपाउंड को हम कॉमनली एम्पिरिकल फार्मूला की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि वो हमारे पास सिंपलेस्ट रेशियो होती है। जब हम बात करें यहाँ पर कोवलेंट कंपाउंड्स की बात करें तो कोवलेंट कंपाउंड्स हमें आयंस की रेशियो के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते। मैंने पहले बात एक्सप्लेन की ये दीस टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन डिफरेंट एटम्स। डिफरेंट एटम कहने का मतलब ये है कि मुझे यहाँ पर ये मॉलिक्यूल में एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स मौजूद हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, ना कि आयंस की रेशियो के बारे में। सपोज करें मैं कहता हूँ मेरे पास है वाटर का मॉलिक्यूल है, वाटर का केमिकल फार्मूला होता है H2O। अब ये केमिकल फार्मूला मुझे ये बता रहा है कि यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आयंस नहीं है। मैं ये बोलूंगा कि यहाँ पर इस कंपाउंड में देयर आर 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। और यहाँ पर मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये बहुत सारे H2O और बहुत सारे ऑक्सीजन होंगे, नहीं, नेचर में एक H2O इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, इसीलिए हम बोलते हैं इनको मॉलिक्यूल्स की टर्म बोलते हैं। इसी तरह बच्चे मैं बात करूँ मीथेन की बात करता हूँ मैं, मीथेन का केमिकल फॉर्मूला होता है CH4। CH4 का मतलब ये है कि मेरे पास जो कार्बन के एटम है वो बच्चे मेरे पास हैं एक मीथेन के मॉलिक्यूल में 1 कार्बन एटम है, 1 एटम ऑफ कार्बन एंड 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। इस बात का मतलब ये। इसी तरह अगर मैं बात करूं अमोनिया की बात करूं तो अमोनिया में हम कहते हैं कि 3 मेरे पास हाइड्रोजन के एटम है और एक नाइट्रोजन एटम है एंड द केमिकल फार्मूला इज NH3। यहाँ पे मैं आयंस की बात नहीं, मैं एटम्स की बात कर रहा हूँ। ये सेकंड मेजर पॉइंट है इन दोनों के दरमियान, आयनिक कंपाउंड और फार्मूला के दरमियान। एक आखिरी बात, हम जनरली जैसे मैंने यहाँ बात की कि आयनिक कंपाउंड को हम कॉमनली एम्पिरिकल फार्मूला की फॉर्म में बोलते हैं, तो बच्चे हम कोवलेंट कंपाउंड को कॉमनली मॉलिक्यूलर फार्मूला की फॉर्म में बोलते हैं। इस बात को भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये बात मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड में जो पहला बेसिक डिफरेंस वो ये है कि आयनिक कंपाउंड इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, कोवलेंट कंपाउंड्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। सेकंड पॉइंट इज दैट दे आर फॉर्म्ड बिटवीन ऑपोजिट आयंस एंड दे आर फॉर्म्ड बिटवीन डिफरेंट एटम्स। याद रखिएगा बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी मैं 2-3 सेकंड का स्पेस दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस बात का। आपका कोई भी सवाल हो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर इट पर्सनली। थैंक यू सो मच। Thanks for watching. Subscribe to our channel. And don't forget to like and share.